Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABESIT College of Engineering. Dear students, this is lecture number 7, Ordinary Differential Equation of nth order. In this lecture, we discuss the second order linear differential equation. The differential equation is a specific differential equation only for second order. This is the equation is linear differential equation of second order. यानी इससे पहले जो हम लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने दो टाइप की इक्वेशन को पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ साथ हमने कहा कि वो होमोजीनियस है। एक इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और फिर होमोजीनियस, उसके बाद हमने उन दोनों को मिक्सअप करके एक मेथड पढ़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। यानी जब दो इक्वेशन एक साथ आ जाती हैं दो वेरिएबल के साथ जिनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होता है तो कैसे उनको सॉल्व किया जाता है उसको भी हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले उस इक्वेशन की पहचान करते हैं। इक्वेशन किस टाइप की होती है स्टूडेंट्स, उसको देख लेते हैं। d2y/dx2 प्लस px dy/dx इंटू qx इक्वल्स टू rx। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये टाइप है कि उसमें px आता है, qx आता है, rx आता है, वेयर px qx rx may be constant or the function of x। ये जो px qx rx हैं ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, यानी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। अब चूंकि मैंने ये कहा कि ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ये वेरिएबल हो सकते हैं, या तो कोई यानी फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने कुछ केसेस इसके ऊपर बनाए हैं। जैसे सबसे पहला केस, यदि px और qx आर कांस्टेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर px और qx दोनों कांस्टेंट हैं और rx यानी फंक्शन ऑफ x है, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, y = cf + pi होता है। यानी अगर ये px और qx दोनों कांस्टेंट हुए, rx यानी फंक्शन ऑफ x है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज y = cf + pi। In the case number 2, if px is 1/x and qx is 1/x², यानी अगर इस इक्वेशन में px 1/x हो जाए, qx 1/x² हो जाए, द इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी फिर हमारी जो इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। होमोजीनियस का सॉल्यूशन भी हमने पढ़ा, उसका सॉल्यूशन क्या था, x की जगह e⁻z यानी उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर देते थे और तब उसका सॉल्यूशन निकालते थे y = cf + pi इन टर्म्स ऑफ z, वो z में आता था और फिर वापस क्योंकि हमें प्रॉब्लम x में दी जाती थी तो z की जगह पे log x रख के हम अपने आंसर को फिर से x में कन्वर्ट कर लेते थे। ये हमने डिस्कस किया है। तीसरा जो केस है, इफ px एंड qx अदर देन केस नंबर 1 और 2, यानी ना तो px केस नंबर 1 से यानी कांस्टेंट, सारे px और qx दोनों ही ना तो कांस्टेंट है और ना ही वो 1/x और 1/x² है रेस्पेक्टिवली, उसके अदर देन कोई भी x का फंक्शन अगर आ जाए तो उसको भी सॉल्व करने का मेथड बनाया गया। लेकिन उनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो केवल स्पेसिफिक कर दिया गया कि वो हायर ऑर्डर को सॉल्व करने का मेथड नहीं है। ओनली द सॉल्यूशन फाइंड फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही चूंकि सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो उसी के हमारे पास मेथड्स हैं। हायर ऑर्डर की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला नहीं जा सकता इन दोनों केसेस को छोड़ करके। अगर nth ऑर्डर की इक्वेशन है तो पहले दो केसेस में से कोई एक आ जाए तो सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इन दोनों केसेस के अलावा कोई और फंक्शन ऑफ x dy/dx और
y के मल्टीपल कोई फंक्शंस आए हुए हैं तो ये मेथड अप्लाई नहीं किए जाएंगे। फिर उनके बाद ये मेथड्स आते हैं जिनको हम डिस्कस अभी आपके सामने करेंगे। वो मेथड्स क्या हैं स्टूडेंट्स, उसको समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मेथड्स में सबसे पहला मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वो ये है, फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉन एंड सेकंड इज फाइंड। द अदर नेम ऑफ दिस मेथड इज रिडक्शन मेथड। क्यों है रिडक्शन, मैं जब मेथड को पढ़ाऊंगा मेथड के बीच में डिस्कस करूंगा इसको रिडक्शन क्यों कहते हैं। इस मेथड का नाम रिडक्शन मेथड भी है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने केवल ये लिखा है फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉन एंड सेकंड इज फाइंड। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी 2 ऑर्डर के डेरिवेटिव्स उसके अंदर आए हुए हैं हाईएस्ट, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बन के आएगा y और x में जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें 2 कांस्टेंट आने वाले हैं, एक कांस्टेंट c1 होगा, एक कांस्टेंट c2 होगा। अब जो 2 कांस्टेंट आए हैं उन कांस्टेंट के मल्टीपल में कुछ फंक्शन रहते हैं, यानी जब आप किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमेशा ही वो सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आता है कि y इक्वल्स टू c1ux प्लस c2vx, यानी वो इस फॉर्म में आता है। ux x का फंक्शन होता है, vx x का फंक्शन होता है, साथ में c1 और c2 होते हैं। यानी इस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन किसी का लिखते हैं, कोई ना कोई x का फंक्शन जरूर आता है, साथ में c1 रहता है, कोई फंक्शन x का जरूर आता है, साथ में c2 रहता है। यानी इस तरीके का मेरा सॉल्यूशन आता है। इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन मेरे पास ux होता है, एक सॉल्यूशन मेरे पास vx होता है। यानी इसे मैं y1 कह सकता हूँ, ये पहला सॉल्यूशन है, इसे मैं y2 कह सकता हूँ, ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने ऑर्डर की होती है इतने सॉल्यूशंस आते हैं, तो ये y1 और y2 यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे जिसे मैं ux और vx का नाम दे रहा हूँ। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने ऑर्डर की होती है उसके इतने सॉल्यूशंस हम निकालते हैं, तो 2 ऑर्डर की इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आते हैं, एक को मैं ux कह रहा हूँ, दूसरे को vx कह रहा हूँ। तो यही मैंने कहा कि फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉन, एक सॉल्यूशन आपको पता रहता है, एंड सेकंड इज फाइंड, दूसरा आपको निकालना होता है। उसको निकालने का क्या वर्किंग रूल है, कैसे निकालते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो मेथड है, दूसरे मेथड का नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि आपने सबसे पहले मेथड में जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे तो उसके बाद हमने होमोजीनियस पढ़ा। जैसे ही होमोजीनियस तो आप x की जगह पे e⁻z को फिक्स कर देते हैं, यानी आपने x की जगह जैसे ही e⁻z रखा तो z इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, पहले x था, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने चेंज कर लिया है। तो यानी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि x को हम किसी अदर वेरिएबल में चेंज कर लें। अब x इक्वल्स टू e⁻z, वो तो होमोजीनियस इक्वेशन थी, तो इसीलिए उसमें x की जगह e⁻z रख के एक स्पेसिफिक तरीके से हम सोल्व कर देते हैं। बट यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, अब आपको पता चलेगा कि x कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किस फंक्शन के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो अभी हम समझेंगे इस मेथड में। यानी जो x इक्वल्स टू e⁻z आप सब्स्टिट्यूट करते थे वह कैसे आता है, क्यों हम वही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो इस मेथड में हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आपने x की जगह sin z रखा जाए, cos z रखा जाए, log z रखा जाए, e⁻z रखा जाए, कोई फंक्शन एनी फंक्शन ऑफ z रखा जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी x और z में रिलेशन आने वाला होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक मेथड है जिसका नाम है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने x को चेंज किया हम y भी चेंज कर सकते हैं। यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, पहले हम उसको चेंज कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y को भी चेंज करके हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। इस मेथड का एक और नाम है जिसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। जब इस मेथड को डिस्कस करेंगे तो तब उसको समझेंगे कैसे क्यों से नॉर्मल कह रहे हैं। और एक लास्ट मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हर बार 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता ही है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है उसको भी समझेंगे। यानी जब हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर 2 कांस्टेंट आते हैं, अगर उन कांस्टेंट को मैं वेरिएशन ला के
उनको पैरामीटर बना लूँ तो यानी मेरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो जाता है। तो 4 मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट्स चारों मेथड्स की हम अलग अलग वीडियो पढ़ेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉन, सेकंड इज फाइंड अलग वीडियो में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल अलग वीडियो में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अलग वीडियो में पढ़ेंगे और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को भी अलग वीडियो में, यानी इनकी 4 वीडियो आने वाली हैं। अगर आपको इस पूरे टॉपिक को यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको हमारी चारों ही वीडियो को देखना पड़ेगा, उससे तब आपके डाउट क्लियर होंगे। और स्टूडेंट अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको सब जगह ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इन मेथड्स की कैसे पहचान होती है मैं आपको हर अलग अलग वीडियो में बताऊंगा कि किस मेथड को लगाने के लिए मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे सारी एक जैसी नजर आएंगी, लेकिन किस में कौन से मेथड को अप्लाई करना है ये आपको हर जगह नजर नहीं आएगा। ना ही आपको किसी के बारे में पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन में कौन से मेथड को लगाना चाहिए, कोई टीचर भी आपको नहीं बताएगा। बट मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर लगाया जाता है, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर लगाया जाता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहां लगता है, और फर्स्ट सॉल्यूशन इज नॉन, सेकंड इज फाइंड, इसको हम कहां लगा सकते हैं। मैं ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा अपनी वीडियो में, तो आप ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन का टाइप मैंने फिर से लिखा d2y/dx2 प्लस px dy/dx प्लस qxy इक्वल्स टू rx। क्योंकि मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है स्टूडेंट, इसीलिए मैंने बहुत सारा मटेरियल लिख लिया है ताकि मैं कम समय में, आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, बड़ी हो जाएगी तो आप देख नहीं पाएंगे, उसके लिए मैंने मटेरियल को नोट कर लिया है पहले ही, ताकि आप जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर कर पाएँ। तो एक वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल में क्या बताया हमने, सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है d2y/dx2, उसका कोफिशिएंट देखिए 1 है क्योंकि उसके मल्टीपल में कोई भी नहीं आया, ये स्टैंडर्ड है। dy/dx का मल्टीपल हमेशा px होता है और y का मल्टीपल हमेशा qx होता है और इक्वल्स टू rx। अब px और qx मैंने बताया 3 कैटेगरी हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है। इसका एक वर्किंग रूल पढ़ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है आपको, मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx2, यानी d2y/dx2 का जो कोफिशिएंट होता है ऑलवेज 1, वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी मैंने क्या कहा स्टूडेंट कि d2y/dx2 के मल्टीपल में अगर कुछ आ भी जाता है तो आप उस जो वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसको 1 बनाएंगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट, इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो d2y/dx2 का जो मल्टीपल है वो x आ गया है। क्योंकि x आया तो मैंने उसे x से डिवाइड किया, जैसे ही मैंने x से डिवाइड किया तो 3/x ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3/x और 1 आ गया है और ये भी 3/x हो जाएगा। यानी मैंने उसको डिवाइड कर दिया और इक्वल्स टू में चूंकि 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, हमेशा ही d2y/dx2 का जो कोफिशिएंट है उसको आपको 1 बनाना है। तो आपने उसको 1 बना दिया है। जैसे ही 1 बनाएंगे तो स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या करना है उसको समझिए। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, कंपेयरिंग दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपका px qx rx आपको पता चल जाए। मैं एक एग्जांपल में दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में देखा d2y/dx2 का जो कोफिशिएंट है वो माइनस के साथ है, ये मेरा px हो गया है तो मैंने इसको px लिख दिया है। अब 3/x प्लस के साथ है, इसको मैंने qx लिख दिया है और इक्वल्स टू में चूंकि 0 है तो rx को मैंने 0 लिख दिया है। तो मुझे क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैंने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी उसका मैं कंपेयर करूंगा, जिससे कि मुझे px qx और rx पता चल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे अभी बात की थी कि फर्स्ट सॉल्यूशन इज नोन, पहला सॉल्यूशन आपको पता रहेगा, लेकिन पता होने का मतलब ये नहीं है कि वो गिवन होगा। कभी कभी वो दे दिया जाता है, 90% क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। 10% क्वेश्चन में भी ऐसे हो सकते हैं एक सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए और दूसरा आपसे कैलकुलेट करवाया जाए। तो अगर मान लीजिए वो एक नहीं देता तो भी वो नॉन ही रहता है, पता ही रहता है हमें कि वो क्या है। उसके निकालने का एक वर्किंग रूल है, कुछ आइडेंटिटी मेरे पास हैं, उनका यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमने ये कहा कि अगर पहला सॉल्यूशन आपको पता करना है तो उसका एक तरीका होता है, कुछ आइडेंटिटीज हैं, यूजिंग दी आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे और यूज करके अपनी पार्ट ऑफ CF, यानी ये CF नहीं होगा
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसा आता है, यानी जनरल सॉल्यूशन जो बनाया जाता है, ये कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, बट उसका पार्ट रहता है, उसका पार्ट होता है, उसका कुछ हिस्सा होता है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी में कहा कि अगर px और qx दोनों को ऐड करके देखें और उसमें फिर हम 1 को प्लस करें और वो 0 के बराबर हो जाए, तो अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो e टू दी पावर x इज द पार्ट ऑफ CF, यानी e टू दी पावर x उस पार्ट का CF का काम करता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए px और qx को ऐड करके देखें बट px को 1 में से माइनस कर दें, ये तब 0 हो जाए, तो इसका मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स इज द पार्ट ऑफ CF, यानी फिर e टू दी पावर माइनस एक्स उसका पार्ट ऑफ CF बनता है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के लिए एक जनरल इक्वेशन बनाऊं, यानी p अपॉन ए प्लस क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वस टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो e टू दी पावर ax, यानी ये जनरल केस है, पहले दोनों पर्टिकुलर केस है, एक में मैंने a की वैल्यू 1 ली है, दूसरे में a की वैल्यू -1 ली है, उससे मेरे सॉल्यूशन बनाए गए हैं। तो यानी मैं इस तरीके से पार्ट ऑफ CF निकाल सकता हूं। फिर उसके बाद px प्लस एक्स क्यू एक्स, यानी अगर मैं qx को x से मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर दूं तो y इक्वल्स टू x, यानी ये मेरा पार्ट ऑफ CF बनेगा। और सिमिलरली 2 प्लस 2x प्लस px प्लस qx स्क्वायर हो जाए तो ये मेरा x स्क्वायर पार्ट ऑफ CF बन जाता है। तो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके मैं पार्ट ऑफ CF फाइंड करूंगा, और जो पार्ट ऑफ CF मैं फाइंड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, उसको ध्यान से देखिएगा आप। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको करके दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर मैंने चूंकि px निकाल दिया था, qx निकाल दिया था और rx निकाल दिया था, बट पार्ट ऑफ CF निकालने के लिए मुझे px और qx की आवश्यकता होती है, तो मैंने px और qx दोनों को ऐड कर दिया, यानी px मेरा -3 अपॉन एक्स था -1 और प्लस 3 अपॉन एक्स, अगर मैं इसमें 1 भी प्लस कर दूं तो ये 0 के बराबर हो रहा है। 0 के बराबर होने का मतलब u इक्वल्स टू e टू दी पावर x इज दी पार्ट ऑफ CF, यानी पहला सॉल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा था u की, वो मुझे मिल गया है, वो u इक्वल्स टू e टू दी पावर x है। तो ऐसे मैं अपना पहला सॉल्यूशन पता कर सकता हूँ। स्टूडेंट मेथड बड़ा है, समझने में बड़ा लग रहा है, लिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में ये जो मैंने इतनी स्टेप्स की हैं, जहां तक मुझे 1 सॉल्यूशन पता करने की बारी आई है, वहां तक केवल मुझे मुश्किल से 30 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा वहां तक जाने में। अब मुझे एक सॉल्यूशन तो पता चल गया है, जब मुझे एक सॉल्यूशन पता चल जाए तो मैं कहूंगा द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू ux इंटू vx, ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ux ऑलरेडी नॉन, वो मुझे पता है, मुझे vx फाइंड करना है, यानी v पता करना है। अगर मुझे u और v दोनों पता चल जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। ux इज द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड vx इज अनदर सेकंड सॉल्यूशन, यानी ux तो मुझे पता चल गया, vx को मैं ढूंढना चाहता हूं। vx को निकालने के लिए क्या करना है उसको ध्यान से सुनिए। फाइंड y डैश y डबल डैश एंड y। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि y इक्वल्स टू u इंटू वी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का काम होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। अगर ये मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करे, यानी सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि मेरी इक्वेशन में y आता है, dy अपॉन dx आता है, d2y अपॉन dx2 आता है। अगर मैं उनकी वैल्यू उस इक्वेशन में रख देता हूं तो वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो उसका सॉल्यूशन है। तो इसीलिए मैंने इसके डेरिवेटिव निकाले, यानी y इक्वल्स टू u इंटू वी था, मैंने dy अपॉन dx निकाला। dy अपॉन dx निकालने के बाद मैंने देखा कि जो dy अपॉन dx है वो u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो u इंटू वी एक्स dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx इंटू v। अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूं तो डबल डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मेरे पास y भी है, मेरे पास dy अपॉन dx भी है, और मेरे पास d2y अपॉन dx2 भी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूं। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो अपने आप ही आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिड्यूसिंग द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में रिड्यूस करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कैसे आया है वो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें देखिए आप d2y अपॉन dx2 जो मेरी इक्वेशन ऊपर होती है उसमें मैं इसको रखूंगा, और dy अपॉन dx की जगह जब मैं इसको रखूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन d2v अपॉन dx2 प्लस 2 अपॉन u du अपॉन dx प्लस px dv अपॉन dx इक्वल्स टू rx अपॉन u में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी इक्वेशन इसमें बदल जाएगी।
अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन आपको बार बार डेरिवेटिव करके निकालना पड़ेगा तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, हम बार बार इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसमें नहीं करेंगे। इस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है इसका यूज करेंगे और अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे यूज करना है ध्यान से देखिए। मैंने कहा लेट y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x इंटू वी एक्स इज दी सोल्यूशन। ये मेरा सोल्यूशन है और अगर ये सोल्यूशन है तो यानी e टू दी पावर x फर्स्ट सोल्यूशन ux हो गया है, vx इज ऑलरेडी x का फंक्शन आएगा। मैंने सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज किया है। देखिए कैसे किया, d2v अपॉन dx2 प्लस 2 अपॉन u मेरे पास e टू दी पावर x होता है और यहां आता है du अपॉन dx, यानी u का डिफरेंशिएशन। u e टू दी पावर x था तो e टू दी पावर x हो गया है, कैंसिल हो गया, प्लस दिस इज px इंटू dv अपॉन dx और इक्वल्स टू r अपॉन u, r इज 0 सो इक्वल्स टू 0, यानी ये 0 के बराबर हो गया। थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 में से -1 जा करके मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई जो v के लिए है। अब मुझे इस इक्वेशन से v चाहिए, लेकिन पहले वर्किंग रूल को कंप्लीट करते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में चला और मैंने क्या कहा कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है अब मैं इसका रिडक्शन करूंगा। यही रिडक्शन मेथड है। कैसे रिडक्शन करूंगा, मैंने dv अपॉन dx को s मान लिया है। ये जो dv अपॉन dx है इसको मैंने s माना। अगर dv अपॉन ds s के बराबर है फिर तो d2v अपॉन dx2 ds अपॉन dx हो जाएगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जब मैंने वैल्यू को रखा तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई है। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 ऑर्डर 1 डिग्री। मेरी इक्वेशन 2 ऑर्डर की थी बट मैं कन्वर्ट करके उसे 1 ऑर्डर में लेके आ गया। 2 से चूंकि मैं 1 में आया हूं तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन रिड्यूस हो गई है 1 ऑर्डर की इक्वेशन में, इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है रिडक्शन मेथड, यानी मैंने उसको रिड्यूस कर दिया है। अब जैसे ही सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में अगर मैं देखूं स्टूडेंट जो 1 ऑर्डर में बन के आई है तो 1 ऑर्डर की इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन कैसे बनता है उसको भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। बट अगर Rx 0 हो जाए, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, आपको हर जगह पता नहीं चलेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का पर्टिकुलर केस वेरिएबल सेपरेबल है, यानी अगर R1x 0 ये जो Rx है यदि ये राइट साइड वाला पार्ट 0 हो जाए तो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल हो जाती है। तो यानी वेरिएबलों को सेपरेट करके ही हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए R1x 0 हुआ, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए आप, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद सब्स्टिट्यूशन किया, वही सब्स्टिट्यूशन ds अपॉन dx रखा। अपनी जो इक्वेशन थी 1 ऑर्डर 1 डिग्री की बन गई थी, बट इक्वल्स टू में 0 है तो मैं वेरिएबल सेपरेबल लगा के काम कर सकता हूं। मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, s वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब भी Rx 0 हो जाएगा, R वाला पार्ट 0 हो जाए, राइट साइड में अगर 0 हो जाता है तो हम वेरिएबल सेपरेबल बना के काम कर सकते हैं। और अगर Rx 0 नहीं है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, और जब कंप्लीट सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन किया जाता है तो हम C1 एक कांस्टेंट लाएंगे। क्योंकि ये पूरा फंक्शन भी अब एक x का ही फंक्शन आएगा तो उसकी जगह पे मैंने f1x रखा, और s क्या था dv अपॉन dx, वापस रखा मैंने dv अपॉन dx को, फिर से इंटीग्रेट किया जिससे v आ गया है। क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है तो एक बार और कांस्टेंट आ जाएगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू u इंटू वी, यानी मैं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा जो u और v है, जिससे कि मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। तो इधर एक एग्जांपल जो चल रहा है एक बार उसको देख लेते हैं। हमने वेरिएबल सेपरेबल किया, मैंने इंटीग्रेशन किया, ds का इंटीग्रेशन log s हो जाएगा, 3 log x 3/x का हो जाएगा, 1 का -x हो गया, और एक कांस्टेंट log c1, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करना होता है। मैंने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड किया और उसको सिंप्लीफाई किया दोनों तरफ का log लगा करके, जिससे कि मेरी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई है। अब s क्या था, s इज dv अपॉन dx, मैंने dv अपॉन dx रखा, और फिर से चूंकि मुझे इंटीग्रेशन करना होगा तो मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन हो गया है
एक्स की पावर 3 टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी टू का ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। कैसे किया है इंटीग्रेशन स्टूडेंट, मेरे पास एक स्पेशल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, उसी का यूज़ किया गया है। एक्स टू दी पावर 3 एफ एक्स डी एक्स, यानी अगर एक पोलिनोमियल मेरे पास रहता है और एनी फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी एक्स का फंक्शन हो और एक पोलिनोमियल हो, तो इजिली मैं इस डेफिनेशन का यूज करके अपना इंटीग्रेशन कर सकता हूं। कैसे करूंगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन, तीसरा उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का, तीसरे फंक्शन दूसरे फंक्शन का 3 बार इंटीग्रेशन, फिर से डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का और एक बार फिर से ज़्यादा इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का। और कहाँ तक करता जाऊंगा, जब तक कि ये डेरिवेटिव 0 ना हो जाए, क्योंकि x की पावर 3 है और d3y अपॉन डी एक्स 3 यानी 6 इसका डिफरेंशिएशन देगा। उसके बाद अगर मैं डेरिवेटिव निकालता भी हूँ तो वो 0 हो जाएंगे, इसलिए मुझे इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक शॉर्टकट तरीका है इंटीग्रेशन करने का स्टूडेंट। आप भी इसी से अपना इंटीग्रेशन कीजिए जिससे कि जल्दी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो मैंने ये इंटीग्रेशन किया। अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि इंटीग्रेशन किया था तो एक कांस्टेंट भी आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू यू इंटू वी, तो y इक्वल्स टू यू इंटू वी हो जाएगा, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपके सामने मैंने रखा। इसी के ऊपर एक और एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा इसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि जो dy अपॉन डी एक्स है उसका जो मल्टीपल है, dy अपॉन डी एक्स का जो मल्टीपल है वो एक फंक्शन ऑफ एक्स है और y का मल्टीपल है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है और स्पेशल फंक्शन है। इसीलिए मैं पहले दो मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट या फिर होमोजेनियस इक्वेशन को नहीं लगा पा रहा हूँ, बट ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में ही मेथड काम करेंगे जिन पर मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूँ अकॉर्डिंग टू रूल चलूँ तो जो वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग d2y अपॉन dx2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। तो मुझे px निकालना होगा। px इज माइनस कॉट एक्स और qx इज माइनस 1 प्लस कॉट एक्स, rx इज ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी मुझे पार्ट ऑफ CF निकालना हो तो मैं पार्ट ऑफ CF RX में भी चेक करके निकाल सकता हूं। मैं कंडीशन हालांकि 100% नहीं है, 99%, 99.99% आपको ऐसा मिल जाएगा। यानी जो RX होता है उसमें 2 फंक्शन होते हैं या 3 फंक्शन होते हैं या मल्टीपल फंक्शन होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो पार्ट ऑफ CF है जो आने वाला है वो छिपा रहता है, जिससे कि मैं अपनी डेफिनेशन लगा के ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ साइन एक्स पार्ट ऑफ CF तो नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी की डेफिनेशन में था ही नहीं, बट ई टू दी पावर कहीं पार्ट ऑफ CF में आता था। यानी अगर मैं px और qx दोनों को ऐड करूं और फिर उसमें 1 को प्लस करूं और वो 0 के बराबर हो जाए तो ई टू दी पावर x पार्ट ऑफ CF हो जाता है। तो मैं चर्चा कर रहा था यही आपसे, आप देखिएगा ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने px को प्लस किया qx के साथ, मैंने प्लस करके देखा, माइनस के कोट एक्स है, -1 और प्लस के कोट एक्स कैंसिल हो रहा है, -1 बचा है यानी 1 की आवश्यकता है। मैंने 1 प्लस किया, 1 प्लस करके देखा 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि u इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स इज दी पार्ट ऑफ CF। ये पार्ट ऑफ CF बना, यही मैं आपसे बात भी कर रहा था कि इन दोनों में से कोई एक पार्ट ऑफ CF बन सकता है। ई टू दी पावर एक्स पार्ट ऑफ CF बन गया है। यानी लेट y equals to u into v is the complete solution of the given equation। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके सॉल्यूशन को मैंने y equals to u into v मान लिया है। सेटिस्फाई इक्वेशन 1, देन 1 is reduced in the form d2v upon dx2 plus 2 upon u into du upon dx plus px dv upon dx equals to rx upon
u इस इक्वेशन में बदल जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा। तो जब हमने इस मेथड को अप्लाई किया तो ये देखा कि d2v/dx2 प्लस 2/u e⁻x इंटू e⁻x प्लस px इज माइनस cot x इंटू dv/dx इक्वल्स टू rx इज e⁻x sin x अपॉन e⁻x। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये कैंसिल हो गया है। तो इक्वेशन हो गई है d2v/dx² प्लस 2 माइनस cot x dv/dx इक्वल्स टू sin x। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद मुझे रिडक्शन करना होता है। सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन का 1 में रिडक्शन करते हैं हम। तो क्या करना होगा, पुट dv/dx इक्वल्स टू s। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर d2v/dx2 आया ds/dx रख सकते हैं, यानी ds/dx प्लस 2 माइनस cot x इंटू s इक्वल्स टू साइन x। मेरी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 ऑर्डर 1 डिग्री हो गई है। इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस cot x dx इक्वल्स टू e⁻, यहाँ से 2x आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा log साइन x, यानी e⁻2x अपॉन साइन x। तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इज s इंटू e⁻2x अपॉन साइन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x अपॉन साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटू साइन x dx। फिर एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि s इंटू e⁻2x अपॉन साइन x इक्वल्स टू हो जाएगा e⁻2x अपॉन 2 और प्लस c1। क्योंकि मुझे s चाहिए, s होता है dv/dx इक्वल्स टू, जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन 2 और प्लस c1 इंटू साइन x e⁻−2x। क्योंकि मुझे v चाहिए तो v इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 2 प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ dx e⁻−2x साइन x और dx। एक डेफिनेशन है, अगर आपको याद आ रही है स्टूडेंट्स, कि e⁻ax साइन bx अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो e⁻ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a साइन bx b cos bx, इससे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो v इक्वल्स टू माइनस के cos x अपॉन 2 हो जाएगा प्लस c1 इंटू e⁻−2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 इज 5 इंटू माइनस के 2 साइन x और माइनस के cos x। तो ये मेरा सॉल्यूशन बन गया है प्लस c2। बट कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है y इक्वल्स टू u इंटू वी, यानी y इक्वल्स टू u इंटू वी का मतलब हुआ कि u e⁻x था इंटू माइनस के cos x/2 हो जाएगा प्लस c1 e⁻−2x बाई 5 इंटू माइनस के 2 साइन x माइनस cos x और प्लस c2। यही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो दिस इज इम्पोर्टेंट मेथड स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसमें भी d2i/dx2 का कोफिशिएंट 1 माइनस x² आ गया है। पहले उसको डिवाइड करेंगे और फिर px qx कैलकुलेट करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपके सामने रखा। फर्स्ट सॉल्यूशन इज नोन, सेकंड इज फाइंड, या फिर इसे हम रिडक्शन मेथड भी कहते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में भी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बहुत बड़ा रोल रहा है कि कैसे वो x की जगह e⁻z ही रखा जाता है। तो ये मेरे लिए जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे उसे रखा जा रहा था, क्यों x की जगह e⁻z ही रख रहे थे, बाकी और कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन वहाँ क्यों नहीं आ रहा था, उसको हम समझेंगे अभी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।